नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और नेशन नाउ के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में बेस्ट विशेस ऑन पोंगल, बेस्ट विशेस ऑन बिहू, एंड इफ देयर इज एनी फेस्टिवल आई मिस्ड, बेस्ट विशेस फॉर दैट टू। बट रियली लवली कि आज संक्रांत है, इट्स अ वेरी फेस्टिव मूड एवरीवेयर। और प्रदीप जी, देवेंद्र फडणवीस जी हैज केप्ट हिज वर्ड। बिल्कुल। वाल्मीकि करार के खिलाफ मकोका लगा दिया गया MCOCA। We'll talk about that. Actually थोड़ा स्लाइटली डिले हो गया था इस प्रोसेस में। It was clear, abundant, clear to any person in law, out of law, that extortion के बाद मर्डर हो गया तो वो तो connected crimes. If he's involved in one, he's definitely involved in the other. और साथ में आज भीड़ में बंद भी था। बंद इसलिए था क्योंकि सबको अब लग रहा है कि क्योंकि MCOCA लग गया है तो इसके तार आगे जा कर के धनंजय मुंडे साहब के साथ जुड़ सकते हैं, तो इसलिए आज बंद भी है, भीड़ में भी, परभनी में भी। बट वील टॉक अबाउट दैट। वील ऑल्सो टॉक अबाउट द महाकुंभ। महाकुंभ बड़े जोर शोर से चल रहा है, जबरदस्त तरीके से चल रहा है प्रदीप जी। करोड़ों लोगों ने शाही स्नान किया है। जबरदस्त, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वील टॉक अबाउट दैट एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ द कांग्रेस इज लुकिंग फॉर अ न्यू फेस टू हेड द महाराष्ट्र कांग्रेस। नाना पटोले साहब को मुझे लगता है कि अलविदा कर दिया जाएगा और किसी और शख्स को बनाया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ दी। पृथ्वीराज चौहान जी का नाम चल रहा है MPCC वंस अगेन, पृथ्वीराज चौहान। बट जिसका नाम पहले चलता वो रेस में बाद में ज्यादातर बनता नहीं। इन द मीन टाइम आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राधा जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, and of course bonsoir in French. Pradeep ji, Habari yako jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili. And I tell you what, Yogi Adityanath said this will be the best Kumbh ever, the best Mahakumbh ever in recent memory. That's what he said. And of course, channels everywhere are praising it. The Samajwadi Party, of course, says this is the worst Kumbh ever because गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, बेचारों को चल के जाना पड़ता है, इतनी देर तक ये होना पड़ता है, वो होना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड यू वर जस्ट सेइंग दैट भाई वो सेल्फी पॉइंट तो बहुत जबरदस्त है योगी आदित्यनाथ का, और मोदी जी और योगी आदित्यनाथ का फेवरेट है। जितने भी कटआउट्स है, सब लोग, जितने भी भक्त आए हैं, डिवोटीज आए, पिलग्रिम्स आए, वो सेल्फी ले रहे हैं। यही रिपोर्ट है। वैसे मुलायम सिंह जी का भी वहाँ पर एक स्टैचू है, मुलायम सिंह जी का भी पुतला है वहाँ, बिल्कुल जी है। मगर ये पूरे जितने 13 अखाड़ों का जो अध्यक्ष है वो कहते हैं कि he was एंटी हिंदू, एंटी सनातनी। ये ठीक नहीं है। That's right. That's what he says. That's what he says. But let's talk about Maharashtra first. As far as Maharashtra is concerned, finally, Mr. Devendra Fadnavis has kept his word. He said nobody will be spared. और ये जो extortion racket चल रहा है इधर, हम इसको चलने नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और असल में किया है। असल में मकोका लगा दिया गया है। और उसके बाद अब जो आगे जो भी हो गई, जो भी कार्रवाई होगी, बिकॉज एक बार MCOCA लग जाता है, उसके बाद क्या है कि whole thing becomes very very clear. Because the entire network comes in. जी. They have taken him into custody where the murder case also is concerned, और probably कल उनको पेश करेंगे कोर्ट में for the murder. But sir connected था. Both the offense were clearly connected. अगर कोई दूसरा होता वाल्मीकि करार छोड़ के, अब तक वो मर्डर का इस केस में इन्वॉल्व हो जाता। The very fact that इतना टाइम लग गया उनको MCOCA लगा के उनको इन्वॉल्व करने में, that shows justice was delayed. Justice was delayed. There's no doubt about it. And भले अभी MCOCA लगा, but better late than never. But ultimately, law has caught up with him. लेकिन प्रदीप जी, MCOCA तो सिर्फ वाल्मीकि करार पे लगा है ना। मेरा ये कहना है कि वाल्मीकि करार तो एक चेहरा है, उसके पीछे कौन है? वो मतलब हर चीज सामने आनी चाहिए ना। I don't think वाल्मीकि करार could have done this on his own. बिल्कुल सर बात ये है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिस प्रकार से चल रहा था, now we found that illegal mining चल रहा था उधर, so many activities चल रहा, और organized extortion racket वहाँ पर चल रहा था, forced तरीके से जिस प्रकार से, and the trail of properties, अभी trail of properties अगर लेने जाएंगे, ultimately it might culminate the bigger face that you're talking about. जो आप कह रहे हैं कि बड़े चेहरे इसके पीछे कौन है, वहाँ तक
what will take is a trail of funds and the trail of properties bought together. Sir, it's always a very, very simple principle in law and in all investigation. Just follow the money. Yes. Wherever the money goes, you'll Correct. find the culprits. बिल्कुल. And we found where the money goes. Hello. At least a little bit. Thanks to अंजलि दमानिया जी. अंजलि दमानिया जी ने काफ़ी इसमें खुलासे किए हैं. एक एक चीज़ सामने आई है. 7/12 का पुरावा भी साथ में आया है और उसमें लिखा है कि किस तरीके से धनंजय मुंडे साहब और वाल्मीकि कराड़ साहब और उसके अलावा प्रदीप जी, धनंजय मुंडे साहब की पत्नी और वाल्मीकि कराड़ साहब, वो भी किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं इकट्ठे. बिल्कुल. मतलब लिहाजा organized crime racket that was running out there. जी. And जो investigation में as we say जिस प्रकार से एक fear element out there. And जैसे वाल्मीकि सरपंच के बीवी जिस प्रकार से कह रहा था कि सरपंच was fearing that जिस गुण से उन्होंने पंगा लिया है, he told his wife को clear cut कहा कि I fear for my life because जिनसे हमने पंगा लिया है they are very strong people and they are very notorious people out here and I fear for my life. And from there he had gone back to लातूर कुछ दिनों के लिए. Now इतने एक भय का वातावरण वहां पर बना के ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है, तो डेफिनेटली द लॉ शुड इम्पोज इट्स हार्ड हैंड एज ए से विद इम्पार्शियल फियर. आई मीन टोटली इम्पार्शियली अपने करना चाहिए था, बट एज यू से अल्टीमेटली जस्टिस हैज प्रिवेल्ड, द लॉ हैज कॉट अप, बट इट हैड टू बी पहले ही सब क्लियर था. आई मीन और MCOCA से निकलना बड़ा मुश्किल होता है साहब. मैं बता दूं आपको, एक बार मकोका लग गया किसी पे, उसके बाद उससे निकलना जरा मुश्किल होता है. सर कितना प्रयास, कल पूरे फैमिली, वो बेचारे उनका देशमुख जी के जो सरपंच थे, उनके ब्रदर कल मोबाइल टावर के पानी के टंकी के ऊपर चढ़ गए थे, थ्रेटेंड टू गिव अप हिज लाइफ. इतना संघर्ष करना पड़ा जी. अल्टीमेटली कल उनके संघर्ष के बाद आज MCOC लिए. व्हाई शुड पीपल हैव टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स Just so that the law enforcement authorities can do their job. यस, अरे भाई ये तो आपका काम है ना. बिल्कुल. आपको आपका काम करने के लिए किसी को वाटर टैंक पे चढ़ना पड़ रहा है ये कहते हुए कि भाई मैं यहाँ से सुसाइड कर लूंगा. अब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं शोले की तरह, धर्मेंद्र की तरह, मतलब ऊपर चढ़ गए. बट दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर. Yes. It's a very, very serious matter. Why should people have to come out on the street just to see to it that the police do their job? I mean, come on. इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस सर बोथ क्राइम्स आर कनेक्टेड. अब तक वो अंदर होके बहुत पहले अंदर होना चाहिए था. एंड इट शुड हैव बीन आल्सो इन द लिस्ट ऑफ मर्डर जो है सरपंच का, उसमें अब तक जोड़ा नहीं है. आज MCO से लगा है, बट दे हैव नॉट पुट हिज नेम अप टिल नाउ. That's right, they haven't. सो तो यू नो इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि दिस जस्टिस इज डिलेड. जस्टिस डिलेड. अब MCO से लगा, द नेक्स्ट स्टेप दे प्रिज्यूम दैट ही विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट टुमारो फॉर मर्डर. And it was very, very clear right from day one. इस दिन मर्डर हुआ, उसके बाद ये भाई साहब जो हैं ये फरार हो गए. एग्जैक्टली. वाल्मीकि कराड़ साहब. और उसके बाद ये खुद वापस आते हैं और उनकी गाड़ी का नंबर जो है वो जो अजीत दादा पवार की एंटूराज में एक गाड़ी है उसका वही नंबर है. एग्जैक्टली. मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? बाय द वे दैट मिस्ट्री नोबडी इज टॉकिंग अबाउट. हाउ इज द लाइसेंस प्लेट द सेम? इज इट द सेम कार? इज इट द सेम व्हीकल? हाउ कैन समबडी मूव अराउंड विद अ लाइसेंस प्लेट ऑफ a car which is in the security schedule of the deputy chief minister? How can you do that? And today Dhananjay Munde tweets his closeness to Walmik Karad and the good work that Walmik Karad is doing. I mean, क्या हाइट होता है कि how long मतलब धनंजय मुंडे साहब ये कहते हैं कि वाल्मीकि कराड़ साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, सोशल काम बहुत किया है, अच्छा काम किया है, वर्ली में, और उनके खिलाफ MCOCA लगा दिया गया है. At the moment with us, I think we've got Lakshman Saji साहब. The first person to join is Lakshman Saji साहब. I think is he from Nashik or Nashik? Yes, Nashik. Lakshman Saji साहब नमस्कार. नमस्कार. आपको संक्रांत की बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं. मकर संक्रांत है आज, जबरदस्त दिन है, बहुत अच्छा दिन है. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. आपको भी थैंक यू वेरी मच सर. लक्ष्मण साहू जी साहब, तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने अपना वादा निभाया है. उन्होंने कहा था कि देखिए बीड़ का जो इंसिडेंट है, बीड़ का जो कत्ल है, संतोष देशमुख जी जो सरपंच थे वहाँ के, जिनका मर्डर हुआ, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा. आज जो वाल्मीकि कराड़ है उसके ऊपर MCOCA लगा दिया गया है, मकोका लगा दिया गया है उसके ऊपर. तो मतलब मैं तो सर ये कह सकता हूँ बड़ा प्रशंसनीय काम किया है महाराष्ट्र की पुलिस ने. अब आप बोलें सर लक्ष्मण साहू जी साहब.
विषय पर तो हम आएंगे। आपने जो विषय निकाला है वो विषय पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आज की जो संक्रांति का दिन विशेष है, जी जी मुझे मालूम था आप इसके लिए जैसे प्रयागराज का कुंभ का वातावरण है, जी बिल्कुल। और दूसरी बात, यहाँ जहाँ कुंभ का क्षेत्र तो है प्रयागराज, लेकिन नासिक तीर्थ क्षेत्र में, महाराष्ट्र में जी आज के दिनों में जो विशेषताएं है, इसका भी एक उत्सव मनाया जाता है। सर, कल हमारे हिंदू संस्कृति में हर अमावस्या और पूर्णिमा का एक अनन्य साधारण महत्व है। दुरुस्त बात। 12 पूर्णिमाएं और 12 अमावस्या, इसका अलग अलग महत्व है। तो कल जो पूर्णिमा हो गई पौष मास की, जी वो शाकंभरी पूर्णिमा थी। शाकंभरी, बनशंकरी, अन्नपूर्णा का जो पूजन करने का जो दिन है, ज्यादातर उत्सव मनाने का, उसका जैसे नवरात्रि हमारी अश्विन मास की होती है, खंडेराव महाराज का बाद में चैत्र में रहता है, रामनवमी का रहता है, वैसे शाकंभरी नवरात्र ये महीने में रहता है जी। और उसकी समाप्ति कल पूर्णिमा के दिन होती है। तो कल हमारी शाकंभरी पूर्णिमा थी, और आज से पौष मास का कृष्ण पक्ष अभी चालू हो गया, तो संक्रांति उसके पहले दिन आज होती है। जी संक्रांति का जो महत्व अनन्य साधारण है, जैसे विंटर बोलते हैं, और धूप काल, बरसात का दिन और जाड़े के दिन, तो इसका एक महत्व, एक सबसे बात आज की जो सीख होती है हमको, जो काइट फेस्टिवल होता है जी पतंग उड़ाने का, तो उसमें जमीन से रिश्ता जोड़कर आसमान में उड़ाने का, जी भान रहकर रखकर कोई भी चीज तय करने की है और बेभान होकर उसको इम्प्लिमेंटेशन करने का। हमारी मराठी में कहावत है, भान ठेवून योजना आखायच्या आणि बेभान होऊन राबवायच्या। तो इसलिए संक्रांति का आज का महत्व हमारे लिए ज्यादा होता है। इसलिए मैं इस उत्सव के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं। सर एक सेकंड, आपके एक छोटा सा, जो अभी अभी आदरणीय सम्माननीय, अरे डॉक्टर ढोने, आई डिडंट सी यू। डॉक्टर ढोने, वेलकम टू द शो सर। आपको भी मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मण साहू साहब ने जो अभी बताया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल शाकंभरी पूर्णिमा थी। शाकंभरी कौन है? शाकंभरी देवी किसकी है? शाखाओं की देवी, अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा, गॉड ऑफ वेजिटेबल्स, या वेजिटेशन, वेजिटेबल्स, फूड एंड हेल्दी फूड। बाय द वे, सबसे बड़ी बात है अन्नपूर्णा देवी। और मानवीय आहार, शाकाहार, ऐसा है उसमें। जी सर, मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊं, पता नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं, ज्यादातर तो आपको सब कुछ चीज मालूम नहीं होती है। डॉक्टर ढोने, सुनने वाली बात है, यहां पर अन्नपूर्णा देवी कौन है? पार्वती जी का एक स्वरूप है, जो अन्न देती हैं, अन्न की पूर्ति जो करती हैं, वो अन्नपूर्णा है। सर, डू यू नो व्हाट इज द रोमन गॉडेस ऑफ फूड कॉल्ड? The old Roman goddess of food, what is she called? She is called Anna Parena. Anna Parena. और अगर आप विलियम डैलरिम्पल की किताब पढ़ें, द गोल्डन रोड, आपको यह मालूम पड़ेगा, ये एना परेना जो है, ये असल में अन्नपूर्णा है। रोम की सिविलाइजेशन से यहां पर जो ट्रेड हुआ, यहां पर जो व्यापार होता था, उसकी वजह से हमारी अन्नपूर्णा देवी वहां पर एना परेना बन गई। ये बताना जरा जरूरी था मुझे। जी लक्ष्मण साहू जी साहब, अब आप बोलें प्लीज, गो अहेड। सब आप भी, आपका आवाज बीच बीच में जाता है जी, कैन वी प्लीज डू समथिंग अबाउट इट? आपकी आवाज बीच में थोड़ी चली जाती है जी। खैर, आपको समझ आ गया होगा जो मैंने बोला कि भारत और रोम के बीच में जो व्यवसाय था, उसकी वजह से हमारी अन्नपूर्णा देवी रोम में एना परेना बन गई।
जी, अब आप बोलें, आप कुछ बोल रहे थे लक्ष्मण साहू जी साहब, कंप्लीट करें प्लीज। यस सर, यही शाकंभरी पूर्णिमा की और संक्रांति की शुभकामनाएं ढोणे साहब को भी जरा आपको भी सर, आपको भी Yes, साहब। yes. तो साहू जी साहब कहाँ सर, गए आप? नासिक नासिक, महाराष्ट्र। अच्छा। हाँ, जी, तो साहू जी साहब फिर शुरू करते हैं वही देशमुख फैमिली, सरपंच देशमुख फैमिली को आखिरकार न्याय मिला जो बजाज साहब ने कहा, बट न्याय थोड़ा डिले हो गए। फडणवीस साहब पहले से बोल रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, नो बडी अबाउ द लॉ, फडणवीस साहब बोलते थे, मगर कानून को वहां तक पहुंचने के लिए साहू जी साहब थोड़ा वक्त लग गया। देशमुख फैमिली को कल वाटर टैंक के ऊपर, टावर के ऊपर चढ़ के आत्महत्या करने का धमकी देना पड़ा, रोड पे आना पड़ा। तो क्या जस्टिस डिले नहीं हुआ? भले जस्टिस हो गया, बट जस्टिस थोड़ा डिले हो गया, नहीं लगते आपको साहू जी साहब? सब बात ऐसी है कि जो हमारे महाराष्ट्र के आज के मुख्यमंत्री है, हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस, और उनके साथ में जो काम कर रहे हैं, जो अभी कार्यरत है उप मुख्यमंत्री, जो दोनों भी है, दादा और एकनाथ जी, अजय दादा और एकनाथ जी, और इन्होंने बार बार बोला है, देवेंद्र जी तो ठान ली है पहले से, और इन्होंने भी बोला कि ये मामला गंभीर है, दुखद है, और इसमें जो जो इसके साथ जुड़ा होगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी ये बात सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, इसको कानून के दायरे में, कानून में रखकर, न्यायालयीन बातों पे सब भरोसा रखकर जो कार्रवाइयां वहां होने जा रही है, उसमें एक एक स्टेप आगे मामला जा रहा है, और वो जो बोला है वो होगा। इसमें किसी गुनेगार को, गुनेगार के साथीदार को, ये मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये तो तय है। पर आपको नहीं लगा टंकी के ऊपर लोगों को चढ़ना पड़ा, लोगों को रोड पर आना पड़ा, आंदोलन मोर्चे पर निकलना पड़ा, खुद आत्महत्या करने की धमकी देना पड़ा? भले फडणवीस चीफ मिनिस्टर ने क्लियर कट पहले बोला था, बट कानून को वहां तक पहुंचने के लिए साहू जी साहब डिले हो गए। लोगों को पूरे महाराष्ट्र देख रहा था, कभी होगा कभी होगा कभी होगा, और अभी सिर्फ मौकों का लगा दिया, मर्डर चार्ज में फ्रेम नहीं हो गया। साहब, घटना दुखद है, दर्दनाक है और गंभीर है। इसका गांभीर्य और इसका गम, इसका दुख, ये पूरी तरह सरकार को है। सरकार इसमें कोई कसूर नहीं छोड़ रही है। अभी न्यायालयीन और पुलिस के कार्रवाई में जो रोज उसके स्क्वायर में जो कुछ होने जा रहा है वो हो रहा है। अभी बाहर डेमोक्रेसी में उसके खिलाफ और घटना के साथ, ये दोनों तरफ से जिसको जो चाहिए वो डेमोक्रेटिक जितना उतना हक है, उसके दायरे में वो हर एक जन अपनी जज्बात को उजागर करेगा। दुरुस्त बात। सो लेट्स आस्क डॉक्टर ढोने। डॉक्टर ढोने साहब, आप क्या खुश हैं जो अभी तक कार्रवाई हुई है सर? आखिरकार सर नकोका लग गया। ठीक है, नहीं ऐसा है सर कि ये मुद्दा कोई पॉलिटिकल है नहीं, ये पॉलिटिकल इसको कोई बनाना नहीं चाहता। जो जितेंद्र आव्हाड साहब ने नागपुर अधिवेशन में जो बोला था कि हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री न्याय करेंगे, किसी ने इसमें राजकारण नहीं किया, और ये जो लड़ाई चल रही है वो लोग उनको देशमुख फैमिली को न्याय देने के लिए कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 एमएलए भी उसमें है, एक नमिता मुंदड़ा है और दूसरे सुरेश धस है। ये दोनों की डिमांड वही है। बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो है संदीप क्षीरसागर, उनका भी वही कहना है। और इसके अलावा ये जितने भी लोग हैं, ये जिसमें सब लोग, जरांगे साहब है, जरांगे साहब भी, सबका एक ही कहना है कि उनको सजा होनी चाहिए। और देखिए, जो लोग देवेंद्र फडणवीस साहब के बारे में अच्छी राय रखते हैं, जो पत्रकार है, तो उनका भी ये कहना है कि भाई देवेंद्र फडणवीस साहब के पास एक अच्छा मौका आया, उनको एक मौका आया हुआ है कि वो धनंजय मुंडे को हटाए, क्योंकि धनंजय मुंडे के मंत्री पद पर रहते हुए
न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा लोगों को लगता है। अब देखिए, हम ये राजकीय इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं लाएंगे, जो सीधी सीधी बातें वो करेंगे। जरांगे साहब ने भी बोला है कि भाई हमको पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री साहब न्याय करेंगे, जो उनके खिलाफ में हमेशा बोलते हैं जरांगे साहब। उसके बाद जितेंद्र आवाड़ साहब ने भी बोला, यानी पूरे लोगों को एक विश्वास है मुख्यमंत्री साहब इसके साथ न्याय करेंगे। लेकिन कहने का मतलब देखिए, हुआ मतलब नहीं, सुनिए। मतलब के डॉक्टर ढोने नहीं, देखिए देवेंद्र फडणवीस साहब को एक मौका है। जी। देखिए, उन्होंने अगर इनको हटाया धनंजय मुंडे को, तो उनकी इमेज बन जाएंगी अच्छी, Right, लोगों को and लगेगा we कि welcome, we welcome Ashok Yadav और- sir on the show. Thank you so much, और Yadav sir, ये- for joining us. Yadav sir, thank you so much for joining us. So nice of you. I'll come to you. Ashok Yadav sir of the Samajwadi Party is also now with us. I can see him. हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, आपको मकर सर, संक्रांति ऐसा है- की बहुत 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 शुभकामनाएं। जी ढोने साहब, धन्यवाद, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर ढोने, बोलिए। ऐसा है सर, ये जो है, जी। जो संतोष देशमुख जो जिनकी हत्या हुई, वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रमुख थे उस गांव के। ये पंकजा मुंडे ने भी बोला कि मेरा बूथ प्रमुख है वो बीड लोकसभा का, और नमिता मुंदड़ा उन्होंने भी बोला कि मेरे केस विधानसभा में उन्होंने काम किया, ये मेरे बूथ प्रमुख। तो ये तो हम जो डिमांड कर रहे हैं, बीजेपी का कोई बूथ प्रमुख मारा गया है, उसके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? इसमें कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं, राष्ट्रवादी के लोग लड़ रहे हैं, बीजेपी के लोकल लोग जो है नमिता मुंदड़ा और सुरेश धस। तो नमिता मुंदड़ा तो अभी शांत बैठी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी भूमिका ली है। तो ये मुद्दा हम कोई राजकीय मुद्दा इसको मानते नहीं। इसमें क्या है कि उनके जो है कृषि मंत्री रहते हुए धनंजय मुंडे ने जो करप्शन किया, वो सब प्रूफ सामने आ गए। देखिए, ये बहुत बड़ा मौका है देवेंद्र फडणवीस साहब को कि एक झटके में, हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या आप लोग देखने को नहीं मिला, देखने को मिला वहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सटॉर्शन देखने को मिला, ऑर्गेनाइज तरीके से मारपीट और वायलेंस हम देखने को मिला। सरपंच को उठा के मारना, इतना वेरी वेरी ब्रूटल मैनर जो कहते हैं। फार्मर्स और धनंजय मुंडे जी के और भी देखे, फार्मर्स से भी कंप्लेन है कि पैसे वसूलना, कुछ भी स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे शिकायत वहां पर है। ये वाल्मीकि कराड़ के लड़के के ऊपर आरोप है कि उनके मैनेजर के पूरे गाड़ी वाड़ी छीन लिया, उनका सोना लेके। तो क्या ये क्राइम पूरे देश ने देखा जिस प्रकार से हो रहा था? तो क्या यू बिलीव जस्टिस विल प्रिवेल? ऑर्गेनाइज क्राइम जिस प्रकार से चल रहा है, कि क्या ये पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, देखिए, धनंजय मुंडे की पत्नी और वाल्मीकि कराड़ दोनों भी एक कंपनी में पार्टनर है, और बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें वाल्मीकि कराड़ और ये वाल्मीकि कराड़ के पिताजी की डेथ हुई थी, उस वक्त भी धनंजय मुंडे ने उसकी संवेदना व्यक्त की थी अपने फेसबुक पर से। तो धनंजय मुंडे के और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, और वो सर, आज भी- पंकजा मुंडे ने बोले, आज भी है, और पंकजा मुंडे ने भी एक बार बोले थे कि जिनके बगैर रहते हुए धनंजय मुंडे का कुछ भी नहीं होता, यानी हर चीज में जरूर रहते, ऐसे वाल्मीकि कराड़, ऐसा पंकजा मुंडे ने भी बोला था, उसके वीडियो भी है। तो बात ऐसी है कि वो धनंजय मुंडे का आदमी है, पार्टनर है। जी। जब तक धनंजय मुंडे मंत्री पद पे रहेगा, वो न्याय मिल नहीं सकता। तो बात ऐसी है, सर, देखिए, वो तो एक देवेंद्र, मुझे सर, हम लोगों को जो खबर मिली है, जो जानकारी मिली है, वो तो एक मैसेज भिजवा दिया गया है, संदेश भिजवा दिया गया है अजीत दादा पवार को कि भाई इनको बोल दीजिए अपना इस्तीफा दे दें। नहीं, इसमें जी। सर, उसमें दो बातें हैं। देखिए, हम कोई शक नहीं बता रहे देवेंद्र फडणवीस साहब पे, लेकिन हकीकत ऐसी है कि जो पंकजा मुंडे है, वो पंकजा मुंडे इनकी प्रतिस्पर्धी थी अपने देवेंद्र फडणवीस साहब की। तो वो उन्होंने एक बार बोले थे कि मैं जनता की मन की मुख्यमंत्री हूँ, जनता के दिल की मुख्यमंत्री हूँ। तो तब से वो उनका चालू हो गया। तो देवेंद्र फडणवीस और उनमें कंपटीशन है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि वो धनंजय मुंडे को मदद किए थे देवेंद्र फडणवीस साहब पिछले चुनाव में। तो धनंजय मुंडे जो है उनके बहुत करीबी है। जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो ये मोहित कंबोज ने पहले बार इनको उठाया गोदी में, ऐसा उठा के ऊपर ये किया धनंजय मुंडे को, फिर देवेंद्र फडणवीस साहब को। तो दोनों भी एक साथ मौजूद थे एक ही जगह पे। तो उनके बहुत करीबी संबंध है, दुश्मन का दुश्मन
अपना दोस्त, तो धनंजय पंकजा मुंडे का दुश्मन धनंजय मुंडे वो इनका देवेंद्र फडणवीस का दोस्त है, एक बात। जी। और इसीलिए शायद दोस्त है, इसके लिए उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, एक बात। या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार के पार्टी से है वो धनंजय मुंडे, तो मित्र पक्ष का है, तो उसमें डायरेक्ट वो एक्शन नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते, ऐसा कुछ मजबूरी हो सकती है। लेकिन इसमें देवेंद्र फडणवीस साहब का नुकसान ऐसा हो रहा कि उनको जो मौका मिल रहा कि मैं गुनहगारों को नहीं छोड़ूंगा जी। और मैं न्याय करूंगा, ये वो मौका गवा कहने देंगे। का मतलब ये हुआ कि आपने बार बार कहा कि इस मसले का, इस मुद्दे का हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, और फिर भी आप पूरी राजनीति कर रहे हैं इस पे। नहीं मतलब नहीं very नहीं, good। हम तो जा रहे हैं, हम तो सर, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कर रहे हैं। नहीं सुनिए, हम डॉक्टर तो ढोले, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। देशमुख के नहीं 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 नहीं, हम राजनीतिकरण नहीं कर रहे। देखिए, हम संतोष देशमुख के परिवार को न्याय दिलाना जी, चाहते जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो न्याय दिलाते वक्त हम देवेंद्र फडणवीस जी की जय जयकार भी हुई तो हम भी उसमें शामिल करे हो जाएंगे। वंडरफुल वंडरफुल, राइट। सो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सर डॉक्टर ढोने, मैं जाता हूं अशोक यादव साहब के पास, लेकिन आप इस पर गौर फरमाएं, बीड़ के ऊपर आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, बीड़ के ऊपर आप सब लोग हो हा कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से आप जो हैं आंदोलित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। शरद पवार जी, कांग्रेस, सब लोग हैं। लक्ष्मण साहू साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले अशोक यादव साहब के पास मुझे जाना पड़ेगा। और लेकिन सर ऐसा है, परभनी के बारे में आप भूल गए, क्योंकि परभनी में एक दलित है बेचारा, इसलिए आप भूल गए। मतलब वहां पर सिर्फ अकेले राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, आप लोगों ने परभनी के बारे में कुछ नहीं बोला। सर मैं आता हूं आपके पास, एक सेकंड सर। अशोक यादव जी नमस्कार। नमस्ते। अशोक यादव जी, आप इस वक्त कौन से शहर में सर, किस जगह पर हैं आप? सर लोकेशन बताएं अपनी अशोक यादव जी। मैं इसमें आजमगढ़ हूँ, आजमगढ़ में है, क्या बात है, क्या बात है साहब, आजमगढ़ में है। लेकिन आप ही के स्टेट में महाकुंभ हो रहा है अभी, जबरदस्त सर, क्या बात है, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। यह कहा जा रहा है कि 3.5-4 करोड़ लोगों ने शाही स्नान किया है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि अखाड़ों के बीच में द्वंद्व या दंगल नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। तो सर क्या जो भी वहां पर इंतजाम किए गए हैं महाकुंभ के लिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी सरकार ने जो इंतजाम किए गए हैं महाकुंभ में, क्या उससे आप खुश हैं अशोक यादव जी? देखिए, महाकुंभ में जो आयोजन हुआ है महाकुंभ का, इसके पहले भी हमारी सरकार में 2013 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। करेक्ट। उस महाकुंभ को लगभग 200 इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज किया था। उसमें द गार्जियन से लेकर के BBC, रेडियो फ्रांस और तमाम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आई थी, न्यूज एजेंसियां आई थी, और सभी लोगों ने उस कार्यक्रम को अप्रिशिएट किया था। लेकिन उस कार्यक्रम का जो बजट था, उस बजट से लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा बजट इसका है। तो इस पे कार्यक्रम को लेकर के मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो कुंभ के स्नान चल रहा है, इसके पहले नमामि गंगे का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, गंगा सफाई अभियान को लेकर के। उस अभियान में जो पैसे थे, उस पैसों का इन्होंने स्नान कर लिया पहले ही भाजपाइयों ने। आप देखिए, हाई कोर्ट का एक टिप्पणी थी कि मां गंगा के सफाई अभियान का जो पैसा था उसकी बंदर बांट हुई। आज अगर लगभग 274 ऐसे अनटैप्ड सीवेज के जो ड्रेनेज हैं वो डायरेक्ट गंगा में प्रवाहित हो रहे उत्तर प्रदेश में, अगर उस धन का नमामि गंगे प्रोजेक्ट का सही इस्तेमाल हुआ होता, वो जो अनट्रीटेड वाटर जो गंगा में प्रवाहित हो रहा है, वो अनट्रीटेड वाटर गंगा में प्रवाहित नहीं होता। आज गंगा की निर्मलता अगर किसी वजह से प्रभावित हो रही है वहां पे, तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोगों के द्वारा उस धन के लूट की वजह से प्रभावित हो रही है। तो मेरा बस यही कहना है कि माँ गंगा की जो निर्मलता है, जो कि श्रद्धा का विषय एक है, कि लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, करोड़ों की संख्या में आते हैं और हजारों साल से आ रहे हैं, तो ऐसे महाकुंभ को की निर्मलता को कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो बुरी दृष्टि नहीं लगनी चाहिए थी अशोक यादव जी, गंगा की। जी अशोक यादव जी, योगी जी का कहना है कि दिस रेवेन्यू 2 लाख करोड़ के ऊपर जनरेट होने वाला है कुंभ मेला में, महाकुंभ मेला में,
और मोदी जी, योगी जी ने स्पिरिचुअल जो टूरिज्म है उसको इतना बढ़ावा दिया। महाकुंभ में 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू होगा। जैसे काशी का डेवलपमेंट जिस प्रकार से वहां स्पिरिचुअल टूरिज्म जबरदस्त एक जायंट रिलीफ ले लिया है। अयोध्या में स्पिरिचुअल टूरिज्म एक जायंट रिलीफ ले लिया। तो आपको नहीं लग रहा कि मोदी योगी जी के जोड़ी है, उत्तर प्रदेश में एक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। अशोक यादव जी, देखिए, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना। जैसे आप देखिए, कोई अगर कहीं कोई गंदगी है तो उस गंदगी के ऊपर चूना डाल दिया जाता है, मिट्टी डाल दिया जाता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो भी करप्शन कर रही है, उस करप्शन को कवर किससे कर रही है? धर्म से। उस करप्शन को कवर कर रही है राष्ट्रवाद से। आप अगर उस गंदगी पे सवाल उठाएंगे तो ये कहेंगे, अरे ये तो सनातन पे हमला कर रहे हैं विपक्ष वाले, ये तो हिंदुत्व पे हमला कर रहे हैं, ये तो राष्ट्र पे हमला कर रहे हैं। तो इस तरह का इनका नैरेटिव है कि जो आप कह रहे हैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की आड़ में ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस चीज को जनता समझ रही है। अशोक यादव जी, आपसे एक मूल सवाल पूछना चाहता हूं, इन प्रिंसिपल एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या समझते हैं इसके बारे में। हर एक से पूछ रहा हूं मैं, क्या रिलीजियस टूरिज्म का स्वागत होना चाहिए? क्या ये जगह जो है, जैसे काशी विश्वनाथ है, जैसे महाकालेश्वर कॉरिडोर है, जैसे अभी गंगा की बात हो रही है, सर क्या ये आस्था का सब्जेक्ट है ना? ये तो आस्था का विषय है, तो क्या ये कोई पर्यटन का विषय है? आपसे पूछ रहा हूं सर मैं, अशोक यादव। ये आस्था का ही विषय है और आस्था के विषय को आस्था का विषय ही रहने देना चाहिए। कोई आस्था का विषय कोई ऐसा तो है नहीं कि 2017 के बाद से ही कुंभ और इस तरह के रिलीजियस आयोजन होते आ रहे हैं, तो सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन इसकी मार्केटिंग नहीं कभी हुई। आज आप देखिए, कुंभ को लेकर के आज आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी कुंभ की न तो मार्केटिंग हुई, न तो कुंभ का कभी कोई राजनीतिकरण हुआ। आज तक नहीं कुंभ का राजनीतिकरण हुआ। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि हर धार्मिक आयोजन का मार्केटिंग करती है और उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल गेन करने की कोशिश करती है, और काफी हद तक ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल गेन हासिल करने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन जनता है धीरे धीरे इस चीजों को समझ रही है कि ये धर्म की आड़ में, राष्ट्रवाद की आड़ में ये जनता को लूटा जा रहा है। आज अगर इकोनॉमी इतना बूस्ट हो रही है, आपने सवाल किया कि 2 लाख करोड़ और पता नहीं कितना कितना करोड़, आज उत्तर प्रदेश में की जो बजट पेश किया गया 2024-25 का, ये कितना था? लगभग मुझे जहां तक याद है 6 लाख करोड़ के लगभग है, 5.8 समथिंग। तो इतना का इनका बजट है और उत्तर प्रदेश में ऋण है 8 पॉइंट समथिंग, मतलब 8 लाख करोड़ से ऊपर उत्तर प्रदेश के ऊपर ऋण है। और अगर इस पे डिवाइड कर दिया जाए पर व्यक्ति से, तो लगभग 31,000 कुछ 100 रुपए हर व्यक्ति के ऊपर ऋण हो गया है। हमारी सरकार के दौरान 16,000 के लगभग ऋण था पर व्यक्ति, आज ये ऋण हो गया 31,000। सवाल ये उठता है कि जब ये कहते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये किस तरह 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करेंगे और उसका रोड मैप नहीं बताते। अशोक यादव जी, आपने 2 चीजें कही, रोड मैप जी, आपने 2 चीजें कही, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 2 चीजें कही। मैं चाहूंगा लक्ष्मण सौजी साहब नासिक से, जो भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं चाहूंगा कि वो उस पर रिएक्ट करें। सर, पहली चीज आपने कही राजनीतिकरण किसी भी धार्मिक फेस्टिवल का, त्योहार का। फॉर एग्जाम्पल, बहुत जबरदस्त सेल्फी पॉइंट बना हुआ है इस वक्त महाकुंभ में, जहां पे योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी की इतने बड़े बड़े पुतले हैं, वहां पे लोग वहां पर जाकर के सेल्फी ले रहे हैं। बहुत पॉपुलर हो गई जगह वो, भले आप उसका राजनीतिकरण कहें या कुछ भी कहें, इट इज वेरी पॉपुलर। नंबर 2, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, इनफैक्ट काशी में जब सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी आए थे और उस वक्त हम लोग भी इन्वॉल्व थे गंगा सफाई अभियान में, इनफैक्ट हम ही लोगों ने शुरू करवाया था। ये हमारे ही चैनल की कैंपेन की वजह से गंगा में जो ये कहा जा रहा था उस वक्त, और हम लोगों का ये आंदोलन था कि गंगा की धारा जो है वो अविरल होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए और पवित्र होनी चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेटली, इवन नाउ 274 spouts of untreated sewage are flowing directly into the Ganga. Now that I think is horrible. लक्ष्मण सौजी साहब, आपको लगता नहीं है कि अभी तक महाकुंभ के पहले पहले तक गंगा सफाई अभियान सफल हो जाना चाहिए था? गंगा का जो पानी है, जैसे वादा किया गया था, वो पीने लायक हो जाना चाहिए था। आज की तारीख में अभी भी वहां पे ड्रेनेज है सर। लक्ष्मण सौजी साहब, अब बात ऐसी है जी कि जो
हमारी आस्था की बात है, उसके ऊपर टिप्पणी करना और राजनीति के दायरे में उसको लेना एक फैशन हो गया है। क्या मोदी जी सांसद बनने के बाद, यूपी में सरकार बनने के बाद जी वाराणसी का, काशी का चित्र पहले ऐसा था? जब अभी जो बना है काशी विश्वेश्वर का कॉरिडोर और गंगा किनारे के पूरे 84 जो घाट है, जी ये चित्र ऐसा था पहले 10 साल पहले? इनका सरकार आने से पहले नहीं था, क्योंकि वो हमारी आस्था की बात थी और उसके ऊपर ध्यान दिया गया ईमानदारी से। इसके बारे में बोलना ही पड़ेगा। और जब राजनीति करनी है तो रूलिंग पार्टी जो कुछ कर रही है उसके खिलाफ हमने स्टेटमेंट निकालनी चाहिए, और जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर दखल अंदाजी करनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है इनका, लेकिन जो बदलाव हुआ है, जो आस्था बढ़ गई है, जो प्रेरणा मिल गई है, जो विश्वास बढ़ गया है, चाहे राम मंदिर से हो, चाहे 370 से हो, चाहे गंगा अभियान से हो। क्या नदियों के बारे में, नदियों के प्रकल्प क्या इससे पहले करने के लिए इनको किसी ने मना किया था क्या? नमामि गंगे प्रकल्प किसने लाया? हमको ये करना है और करने जा रहे हैं, वो हो रहा है। और सिर्फ नमामि गंगे ये प्रोजेक्ट का नाम है। भारतवर्ष में जितनी भी नदियां है उसका शुद्धिकरण होना जरूरी है। शुद्ध जल नदी से बहना चाहिए। जी। इसके लिए जो प्रयास जारी है वो सब जगह जारी है, और ये सरकार बदलने के बाद हो रहे हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। इससे पहले कहां इतना ध्यान दिया गया था? सिर्फ धर्म के नाम के ऊपर हमको बदनाम करके इसके विषय को अनदेखा किया था। बाकी क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा इससे पहले सरकारों ने किया क्या था? इसलिए आज जो हमारे आस्था के विषय है, वो हमारे प्रेरणा के विषय है, विश्वास के विषय है, वो विषय में जब सरकार ध्यान दे रही है तो उसको आप मार्केटिंग बोलेंगे? साहब जी साहब, यहां पर हमने देखा विपक्ष आलोचना कर रहे हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से महाकुंभ में आयोजित किया गया है, सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो विदेश से आए हैं, जैसे मिसेस बिल गेट्स वहां पर आए, बड़े बड़े उद्योगपति, उनके लिए भी रहन सहन का हर चीज का प्रबंध है। गरीब से गरीब लोगों को आने जाने का प्रबंध है। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं, पूरे दुनिया देख रहे हैं, एक इंटरनेशनल इवेंट हो गया है, और सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा कांग्रेगेशन, सब लोग एकत्रित होना और सबको फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड। तो क्या ऑपोजिशन का आलोचना करना ठीक लग रहा साहब जी साहब आपको? सब बात ऐसी है, सिर्फ कुंभ के प्रोग्राम में इनकी आलोचना हो रही है ऐसे नहीं। जब G20 के लिए फॉरेन डेलीगेशन जब भारत में भर सब जगह गए, और जिस तरह से उनको पहली बार हिंदुस्तान का दर्शन करने के लिए इस सरकार ने सब तय किया, जब भी विरोधी दलों ने जो आलोचना कर कर विदेशी हमारे मेहमानों के सामने हमारा जो चित्रीकरण किया, ये इनको शोभा देता है? ये भारत के खिलाफ ये बर्ताव नहीं है इनका। ये हमारे देश की छवि सुधारने के लिए प्रयास कर रहे थे। ये सिर्फ एक उत्सव का नहीं है। राम मंदिर के बारे में भी उन्होंने ऐसा ही किया, काशी विश्वेश्वर के बारे में भी ऐसा ही किया, आज कुंभ के बारे में भी ऐसा ही कह रहे हैं। ऐसा कैसा चलेगा? जो बदलाव होने जा रहा है और जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी सराहना जनता करती है। इसलिए मोदी जी को तीसरी बार वहां प्रधानमंत्री होने का मौका जनता ने दिया है। जी ढोले साहब, स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है, हाँ, उनकी जो बोलिए, आप विधवा पूछ रहे है, थे। उनका नाम कमला है। कमला रख दिया गया है उनका नाम। वो उन्होंने खुद कहा कि पहली बार मैंने इतनी ज्यादा भक्तों की भीड़ देखी है। इनफैक्ट उनकी तबीयत खराब हो गई थोड़ी देर के लिए, अब ठीक है। और उन्होंने गंगा स्नान भी किया। तो आपको लगता नहीं कि इसकी तो तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए? पहले भी लोग आते थे, ऐसी बात नहीं है। जो अशोक यादव साहब ने कहा, पहले भी लोग आते थे, लेकिन इस प्रकार उसका चर्चा नहीं होता था। आपको क्या लगता है डॉक्टर ढोने, आप तो कांग्रेस से हैं, अकोला से हैं, आप बताइए कि ये चर्चा अच्छा है सर? ये चर्चा अच्छी है कि बुरी है? बताइए। आस्था जो है, आस्था हमारे दिल में भी है जी, हमारे दिल में सही आस्था है, और हम दिल से भगवान को मानते हैं। अभी हरिद्वार जाके आ गया मैं 21 नवंबर को, रिजल्ट आए थे 20 नवंबर को जी। 21-22 नवंबर मथुरा जाके आ गया, हरिद्वार जाके आ गया, गंगा का दर्शन भी कर लिया मैंने, मैं खुद जाके आ गया, वो देखा मैंने हरिद्वार में भी।
वहां वो मथुरा का जो मंदिर बोल रहे थे भी, वो है, वो वहां पे भी जाके आ गया। तो जैसा हमारे दिल में है इसलिए हम चले गए वहां पे। हम भी भगवान को मानते हैं और हमारी भी आस्था है भगवान में, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है, मैंने पोस्टर देखे यहाँ न्यूज़पेपर में आए हुए एडवर्टाइज देखे, उसमें मोदी जी का बड़ा फोटो, योगी जी का बड़ा फोटो और भगवान के फोटो तो दिख ही नहीं रहे उसमें। एक जो कुंभ का लोगो है वो छोटे साइज में है, वो दिखता भी नहीं, वो बड़े मुश्किल से ढूंढना पड़ता है, वो एकदम देखते बराबर दिखता भी नहीं है वो। लेकिन मोदी जी के फोटो दिखते हैं, योगी जी के फोटो दिखते हैं, तो इनके दिल में आस्था नहीं है, इनके दिल में इसका प्रोपेगेंडा करके इसका पॉलिटिकल फायदा लेने का विचार है। एक दूसरी बात, एक ऐसे भी फोटो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया ने चला है कि मोदी जी का हाथ उंगली पकड़ के राम जी चल रहे, प्रभु रामचंद्र, और ये नारा दे रहे हैं कि जिन्होंने राम को लाया है वही आएंगे। अब इन्होंने कहाँ लाया राम को? राम जी तो कब के है, वो तो लोगों के दिल में है, हम तो बोलते कन कन में है राम, राम कहाँ नहीं है। तो ये तो हमारी मान्यता है ऐसी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो हर मुद्दे का राजनीतिकरण करती है और पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए सोचती है। बट धोनी साहब, आपने एक बार कहा कि कोई भी कांग्रेस लीडर अब तक राम मंदिर जहां इवन द फर्स्ट ईयर 1 साल का सेलिब्रेशन भी हो गया, वहां भी पहुंचे नहीं है। आप कह दे कि राम आपके दिल में है, अब कण कण में राम है, तो कांग्रेस का कोई लीडर जाता क्यों नहीं है वहां पर? राम मंदिर का पुनर्निर्माण, नहीं देखिए, जाते हैं 1 साल हो गया, नहीं जाते हैं पब्लिसिटी नहीं करते हैं, जाते हैं पब्लिसिटी नहीं करते हैं। और दूसरी बात आपको बोलता हूं कि ऐसा नहीं है। देखिए, अशोक राज चौहान अकोला में आए थे, मैंने इसके पहले बताया था, तो रामनवमी के दिन आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि कहाँ है भाई राम मंदिर, कहाँ है? तो राम मंदिर लेके गए अकोला में उनको, रामनवमी के दिन वो दर्शन के लिए चले गए। अच्छा, वो कुछ फोटोग्राफर आए थे, वो मग्न थे, मैंने उनको ऐसा धक्का दिया कि जरा इधर भी देखो, फोटो निकाल रहे लोग। उनको फोटो निकालने में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने बोला, तो इसलिए फिर से उन्होंने हाथ जोड़ा, मैंने बोला एक पोज दो ना आपकी, फोटो निकाल रहे लोग। तो ये सर अब तो आपको छोड़ गए, अब तो बीजेपी में चले गए ना अशोक चौहान साहब। नहीं, वो गए, वो आपको सब मालूम है, आपको क्यों जा रहे लोग, क्यों जा रहे? अच्छा, नाना पटोले से लेके तुष्टिकरण का उच्चतम उदाहरण नहीं है तुष्टिकरण। सर आप डरते हो क्या? एक मिनट, प्रदीप जी क्या पूछ रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, डॉक्टर ढोने, और उसके बाद मैं चाहूंगा अशोक यादव जी भी इस पर कुछ बोलें। सर, आप लोग डरते हैं कि आपको मुसलमान वोट नहीं मिलेगा? अगर आप अयोध्या चले गए तो सारा मुस्लिम वोट आपसे हट जाएगा, क्या ये बात है? देखिए, तो क्यों नहीं जाते हो? अरे इतना भव्य मंदिर बनाए वहां पे, भव्य बनाओ ना बनाओ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूजा वहां पे 500 साल के बाद। सर जाना चाहिए ना? आप गए क्या? आपने खुद बोला कि आप गए, आप मथुरा होके आए, वृंदावन होके आए, आप हरिद्वार होके आए, लेकिन अयोध्या नहीं गए। क्यों नहीं गए साहब? नहीं बोलिए। ऐसा नहीं, ऐसा है सर, देखिए मुसलमानों को कोई ये नहीं, मुसलमानों का डर लगने का काम ही नहीं, क्योंकि मुसलमान थोड़ी बोलते हैं कि आप आपका धर्म का कुछ मत करो, वो तो बोलते ही नहीं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान ऐसा सोचते हैं। नहीं, मुसलमानों का कोई डर नहीं है, मुसलमानों को बल्कि राम मंदिर में काम करने वाले बहुत सारे मुसलमान हैं, तराश जिन्होंने पत्थर तराश के दिए हैं, खड़ाएं जिन्होंने बनाई है भगवान की, जिन्होंने मूर्तियों के ऊपर काम भी किया है, बहुत मुसलमान भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप लोग क्यों डरते हैं जाने से वहां पे? हमें तो ये समझ में नहीं आता। नहीं जाते नहीं। देखिए, वो जो महीना, देखिए कांग्रेस के लोग सच्चे दिल से भगवान में आस्था रखते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं। वो पौष महीना था पिछले साल 22 जनवरी का, पौष महीने में ना कोई लड़का लड़की देखने के लिए जाते, कोई पवित्र काम करते नहीं। तो संक्रांत हो गया ना सर, 1 साल जब हो गए तभी तो जा सकते थे। नहीं, वो जाके आ गए ना लोग, ऐसा नहीं जाके नहीं। देखिए, जिस दिन मंदिर का ये हुआ था तो प्रियंका गांधी ने सबने डाले थे, कांग्रेस के सब लोगों ने फेसबुक पे डाले थे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से उसमें न्यू अखबार में जाहिरात भी थी और सब लोगों ने अपने अपने फेसबुक पर से डाले थे कि ये अच्छा। डॉक्टर ढोने, मैं अशोक यादव जी से पूछता हूं, डॉक्टर ढोने, आई डोंट वांट टू पुट यू अंडर टू मच प्रेशर। आप खुद पुराने समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस में आप आए 14 या 12 साल के बाद, लेकिन अशोक यादव साहब, अखिलेश यादव जी क्यों नहीं जाते वहां पे? आप अयोध्या में राम मंदिर में क्यों नहीं गए सर? अभी तक आप गए हैं क्या? आपसे पूछ रहा हूं सर। अभी आप खैर आजमगढ़ में सर एक मिनट में बोलूंगा, 1 मिनट जी बोलिए। ऐसा है, मुलायम सिंह जी यादव जो है ना,
वो भगवान की पूजा किए बगैर घर से भी नहीं निकलते थे। मालूम है सर, मैं जानता हूं नेताजी, उनको। अरे भाई हम जानते थे नेताजी को ये है, वो सच्चे दिल से भगवान में मानते हैं। जी। और भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपको एक बार मैं प्रूफ दे सकता आपको, जो प्रमोद महाजन थे ना, जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू किए राम मंदिर की, उनके पत्नी का स्टेटमेंट है, जब वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, वो उनको जब उनके भाई ने गोली मारी थी और एडमिट थे, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो एक माता अमृता नहीं आई थी, वो बोले मंगलवार तक वो अच्छे हो जाएंगे प्रमोद महाजन। तो उसके बाद बुधवार को, गुरुवार को उनकी पत्नी ने बोले प्रमोद महाजन के कि मेरा तो भगवान पर से विश्वास उठ गया, कि वो तो बोले सर, वो मंगलवार तो तक बाला अच्छे साहब हो ठाकरे जाएंगे, ने मैंने बोला था। पूजा सर किए। सर सर नहीं, बाला साहब नहीं, ठाकरे सुनिए, ने सुनिए, मुझे सर। इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि गणपति के वक्त मीनाताई ठाकरे स्वर्गवासी हो गई, मेरा तो अब गणपति में भी विश्वास जो है वो खत्म हो गया, ऐसा बाला साहब ठाकरे ने बोला। सर नहीं, वो नहीं बता रहा मैं, सुनिए सर, उनकी प्लीज, पत्नी का प्लीज। नहीं बोल रहा, प्रमोद महाजन की बात बता रहा हूँ। सर, उनके प्लीज। पत्नी का नहीं, मैं मेरी बात मानता हूं सुनिए। सर, मैं नहीं, मानता हूं। नहीं, उनके पत्नी ने क्या बोले जी। उनके पत्नी ने बोले कि भाई प्रमोद महाजन का कोई भगवान पे विश्वास नहीं था, जी। वो कोई भगवान के पास नहीं जाते थे, हाथ नहीं जोड़ते थे, दर्शन नहीं लेते थे। ये न्यूज अखबार में छपी हुई है, उनके पत्नी ने बोला था। Right, so तो can उनका I, भगवान में sir, कोई with your विश्वास नहीं, permission, आइए वो डॉक्टर उनके बारे में ढोने, पेपर कटिंग होगा। नहीं, डॉक्टर ढोने, वो- सर मुझे याद है, प्रमोद खबर आई महाजन थी का- सर, मुझे याद हाँ, है, तो प्रमोद- हर अखबार में छपी थी, हर अखबार में प्रमोद- छपी थी, तो हर मेरा न्यूज यही चैनल कहना ने, है। हर न्यूज चैनल ने नहीं, कैरी करी। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि प्रमोद महाजन का कोई भगवान पे विश्वास नहीं था, तो उनकी बीजेपी कोई आस्था के- नहीं था। पॉलिटिकल कारणों की वजह से उन्होंने राम मंदिर की मूवमेंट चलाई। तो कहने का मतलब यही ये है। हुआ कि बीजेपी के हर नेता का भगवान में विश्वास नहीं है। मैं आ रहा हूं नहीं, लक्ष्मण साहब, आपके पास आ ये रहा हूं। हकीकत है, ये एक सेकंड, हकीकत है। मैं अशोक यादव जी के पास चले जाऊं, आपकी इजाजत हो डॉक्टर साहब। अशोक यादव जी, अब आप बताएं कि अयोध्या में अखिलेश यादव जी कब जाएंगे? अखिलेश जी कब देखिए, जाएंगे सर? अब आप बता दें। हाँ, please। बता रहा हूं मैं। हाँ, देखिए, बोलिए जब सर। जब इस तरह के सवाल पूछे गए, उन्होंने हर बार कहा कि हम अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने जरूर जाएंगे। जी कहा है। सवाल ये उठता है कि अगर मार्केटिंग गुरु फिलिप कोटलर, जो कि मार्केटिंग के गुरु माने जाते जी, फिलिप हैं, कोटलर। मुझे लगता है कि हो सकता है कभी वो आए, मोदी जी के चरण पकड़ लें, कहें प्रभु हमको कुछ आपसे मार्केटिंग सीखनी है। फिलिप कोटलर भी हाँ, आएंगे सही कभी। जी तो उसमें देखिए, जो भगवान राम के मंदिर का जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य लोगों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने, कि अपूर्ण मंदिर का निर्माण ये शास्त्र सम्मत नहीं है, अपूर्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से चुनावी कैंपेन के रूप में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी अपूर्ण राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है। ये मार्केटिंग या इलेक्शन कैंपेन वहीं से शुरू किया भाजपा ने, और जनता के दिमाग में बात आ गई, और भगवान के भी समझ में, भगवान तो अंतर्यामी हो, सबके मन की बात जान जाते हैं। उन्होंने वो समझ गए कि ये सब जमीनों की लूट कर रहे हैं हमारे नाम पर। वो समझ गए, जो सीएजी की रिपोर्ट आपने 11 अगस्त 2023 इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी कि अनड्यू बेनिफिट पेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उसमें करोड़ों रुपए ठेकेदारों को बिना काम करे भुगतान कराया गया। तो ये सारी चीजें भगवान तो अंतर्यामी, वो समझ गए कि ये सब हमारे नाम पे राजनीतिक और आर्थिक लाभ लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उसका दुर्भाग्य हुआ कि चुनाव हार गए वहीं से, अयोध्या से। तो अशोक आप यादव ये जी, बताइए। अशोक यादव जी, वहां कटआउट्स मोदी जी के और योगी जी के बहुत लगे थे और बहुत पॉपुलर हो गए, और महाकुंभ में जितने डिवोटीज आए वो सेल्फी लेने लगे मोदी जी और योगी जी के पॉपुलैरिटी के हिसाब से। मगर समाजवादी के कुछ भक्तों ने मुलायम सिंह जी के स्टैच्यू भी वहां पर लगाए कैंप में, महाकुंभ के कैंप में, और बहुत, मगर फिर वो वहां के अखाड़े के 13 अखाड़े के जो प्रमुख है वो थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाने लगे, बोले कि मुलायम सिंह जी एंटी हिंदू थे, एंटी सनातनी थे। तो क्या ये ठीक है, जो अखाड़े तीनों 13 परिषद के अध्यक्ष जो है रविंदर पुरी जी, तो क्या मुलायम सिंह जी को एंटी हिंदू कहना, एंटी सनातनी कहना कहां तक जायज है? अशोक देखिए, यादव, अब वो लोग की क्या आइडियोलॉजी है, वो किस आइडियोलॉजी से ग्रसित हैं, मुझे लगता है कि मैं सबको तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे साधु संत जो 2017 के बाद जब माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए देखते हैं, तो उनके मन में भी बड़ी प्रबल इच्छा उठती है कि हम भी कुछ भाजपा का कैंपेन करें, ताकि हमारा नंबर कभी न कभी आ ही जाएगा मुख्यमंत्री या राज्यसभा लोकसभा कहीं न कहीं। ये हो सकता है ये काम हो। दूसरी बात, आप अगर मुलायम सिंह यादव जी को आप कहते हैं कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाए, क्या क्या, आप ये बताइए, उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था, रिटेन में था, और स्टेट गवर्नमेंट की उस समय एफिडेविट जमा थी सुप्रीम कोर्ट के पास,
और उसमें यह लिखा गया था कि यथास्थिति को बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे सरकार उठाएगी। और उस समय चीफ सेक्रेटरी कौन था? नृपेंद्र मिश्रा जी थे। जी। और नृपेंद्र मिश्रा जी के ही द्वारा वहां पे गोलियां चलवाने का आदेश दिया गया, उन्हीं के कलम से दिया गया कि क्योंकि वो उत्तरदायी तो थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए। चीफ सेक्रेटरी उत्तरदायी तो होता है, वो पॉलिटिकल पोस्ट नहीं होती है। वो चीफ सेक्रेटरी का पद तो कोई पॉलिटिकल होता नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उन्होंने गोलियां चलवाई और आज राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए भाजपा वाले उनको। नृपेंद्र मिश्रा जी को। इस तरह दोहरा रवैया न अपनाए वो। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अशोक यादव जी, वहां पर 13 अखाड़ों का परिषद, उन्होंने कहा कि हमको सनातन बोर्ड बनाना है, जैसे वक्फ बोर्ड बना हुआ है, सनातन बोर्ड बनाना है। हमारे पूरे जो सनातन जितने भी पुराने प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसको हमको रिवाइव करना है। तो क्या आपको लग रहा है कि सनातन एक मूवमेंट अब वहां से जागृत होगा, महाकुंभ से निकलकर उभर कर आएगा और पूरे देश में एक सनातन बोर्ड लगाकर जो मंदिर और खोजने लगे? एक आपको लगा है कि एक पूरा एक नया मूवमेंट चलने वाला वहां से? अशोक यादव जी, देखिए, जो सनातन का मूवमेंट, जो हिंदुत्व का मूवमेंट, ये लोग ऐसे चला रहे हैं, लग रहा है सनातन को भाजपा ने पैदा किया है। हिंदुत्व को भाजपा लेके आई। 1980 के पहले न सनातन था न हिंदुत्व था। भाजपा जब आई 1980 में, तभी सनातन पैदा हुआ, तभी हिंदुत्व पैदा हुआ। ये लोग ऐसी बात करते हैं। आप ही बताइए, माननीय योगी जी 2017 से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 4 जून 2024 के बाद ही सनातन और हिंदुत्व की बाढ़ क्यों उत्तर प्रदेश में आई? इस बात को आप लोग को एनालिसिस करने की जरूरत है कि जब 4 जून को इन्होंने देखा कि पीडीए का आंदोलन बहुत बृहत रूप ले चुका है और इस पीडीए के आंदोलन ने भाजपा को 72 सीटों से घटा के 33 सीटों पर ला दिया, तब इनको समझ में आया कि अब एकमात्र तरीका बचा है जो हिंदुत्व और सनातन, इसका जो एक तरह से एक्चुअल हिंदुत्व इनका नहीं है, इनका स्यूडो हिंदुइज्म और स्यूडो सनातनिज्म, आप इसको छद्म कर सकते हैं हिंदी में। तो ये छद्म राष्ट्रवाद और छद्म हिंदुत्व का इन्होंने बाढ़ ला दिया। और दूसरी बात, इनको हर गली में, हर मोहल्ले में शिवलिंग और भगवान खोजने का उपाय ढूंढा उन्होंने कि हर गली हर मोहल्ले में भगवान खोजे, क्योंकि भगवान राम पर से तो भरोसा उठ गया इनको अयोध्या हारने के बाद। अगर इनको भगवान राम में आस्था रहती तो भगवान राम का इतना भव्य और दिव्य मंदिर बना तो जाके पूजा करते वहां पे ना। लेकिन भगवान राम की पूजा नहीं करना, क्योंकि भगवान राम की जगह पे तो हम हार गए हैं भाजपा वाले। अब सोचे नए भगवान की तलाश करो। जैसे मार्केटिंग में एक्सप्लोर करना होता है कि जो फील्ड जो है अनयूज्ड फील्ड होती है, उसको जो बिजनेसमैन होता है उसको एक्सप्लोर करता है। तो उस एक्सप्लोरेशन के तौर पे ये धर्म और भगवानों को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अब हम कैसे भगवानों को, नए नए भगवानों को एक्सप्लोर करें और उसके पीछे एक कैंपेन चलाएं ताकि पीडीए के आंदोलन की जो धार है उस धार को ब्लंट किया जा सके, उस धार को कुंद किया जा सके। ना तो सनातन में आस्था, ना तो धर्म में आस्था, किसी चीज में आस्था नहीं। इनकी आस्था सिर्फ एक है, सत्ता में आस्था, और सत्ता में ही आस्था। जिस तरह से अर्जुन को जो खौलते हुए कढ़ाई में तेल देख के उन्होंने मछली की आंख देखी थी, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता दिखाई देती है और कुछ नहीं। तो लक्ष्मण साहू जी साहब, आपने कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को कहा कि आप सूडो सेक्युलरिस्ट पार्टी हैं, आपका सूडो सेक्युलरिज्म है। अब आपके ऊपर पलटवार हो गया कि आप सूडो सनातनी हैं और सूडो हिंदुत्व है। अब बोलिए साहब, ये हमारे मोदी जी का, भाजपा का, एनडीए का ये इतना बड़ा यश है जी। इन सबको राम के बारे में और राम मंदिर के बारे में हम राम के तरफ से है ऐसा बोलने के लिए कैमरे के ऊपर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि ये इससे पहले कभी इतने जोर से बोलते नहीं थे। इससे पहले इनकी भाषा क्या थी सबकी? क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी उसके ऊपर रोक किसने लगाई थी? कोर्ट ने लगाई थी। जब से कोर्ट की बात करते हैं तो रथ यात्रा की रोक किसने लगाई थी? जो मानस था, जो राम मंदिर का मुद्दा हमने राजनीतिक इससे पहले कभी लिया नहीं था। राम मंदिर के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा इन लोगों ने बनाया, क्योंकि हमने उसका समर्थन के लिए उनको साथ दिया। राम मंदिर का समर्थन जो हिंदुत्ववादी संगठनाएं कर रही थी उनके साथ में हम खड़े रह गए डट के। इसके बाद में इनको उसमें राजनीति दिखाई देने लगी। इन्होंने उसको विरोध किया, वो होने नहीं दिया, उनके खिलाफ जो लड़ते थे उनको समर्थन किया। जब इनका ये सब आदर्शवाद कहां गया था? अभी इनको ये मजबूरन कहना पड़ता है और करना पड़ता है कि आज इसको मार्केटिंग क्यों बोलते हो? जब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी है और दोनों सरकार ये आस्था के साथ में है, हिंदुत्ववाद के साथ में है,
और उनको सहयोगिता दे रही है, तो फिर वो अगर मुखिया के रूप में अगर उधर है तो इनको जलन क्यों होती है? एक तो इन्होंने कभी इतने बड़े पैमाने पे हिंदू धर्म का सहयोग नहीं दिया, ये बोलना जरूरी पड़ता है। हमने भी इससे पहले सब कुंभ देखे हैं। हम भी 50 साल से पूरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण में भारत भर घूमे हैं, लेकिन जहां जहां हमने उसका समर्थन किया तो उनको राजनीति दिखती है। राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से लड़ते आए थे, और जब से स्वतंत्रता के बाद में वहां जिस तरीके से सामने लाया गया, जो हमारी 3-3 पीढ़ियां वहां उसमें बर्बाद हो गई, उनके ऊपर उनको शहादत मिली, और अभी जाकर राम मंदिर बड़ा बना है, भव्य बना है। जो दुनिया के सामने जो सवालात आ रहे हैं, जिसके ऊपर से युद्ध हो रहे हैं, तो हमारा देश का संस्कृति, हमारा अभिमान और हमारी अस्मिता ये अगर उजागर हो रही है तो इनको राजनीति दिख रही है, इनको देश की पड़ी नहीं है। इनको हिंदुस्तान की पड़ी नहीं है, भारत की पड़ी नहीं है। सर ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा बनाया मंदिर, या भारतीय जनता पार्टी ने कहा बनाया मंदिर? भारतीय जनता पार्टी के राज में बना, ये मान्य करो। आपके राज में नहीं हुआ, आपके राज में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली, में उसके दरवाजे खुले थे। आपके राज में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली। सर तब तो आपका राज था लक्ष्मण साहू जी साहब, सरकार तो आपकी थी दिल्ली में, आपके सपोर्ट से थी ना सरकार। लेकिन इनके सपोर्ट की सरकार थी, इनके सपोर्ट वाली सरकार थी। लेकिन सर नृपेंद्र मिश्रा जी के बारे में कुछ बोलेंगे? एक मिनट डॉक्टर ढोने, 1 सेकंड डॉक्टर ढोने, लेट मी आस्क लक्ष्मण साहू जी साहब। डॉक्टर लक्ष्मण साहू जी साहब, नृपेंद्र मिश्रा जी वो रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने ऑर्डर दिया फाइनली कि फायरिंग कीजिए। आज वो अयोध्या ट्रस्ट के चेयरमैन है सर। साहब बात ऐसी है जी, बोलिए सर। हम अगर इतिहास को दोहराना चाहे तो सब मुद्दे पे दोहराना पड़ेगा जी। जो आज का कुंभ होने जा रहा है, हो रहा है सर, हो रहा अच्छी है, तरीके से होने जा रहा है जी। उसको टिप्पणी करने के लिए ये सब चर्चाएं हो रही है, तो वो गलत है। आज का वर्तमान में, आज दुनिया भर में भारत की जो प्रशंसा हो रही है, भारत के नेतृत्व की जो प्रशंसा हो रही है, ये तो नकारा नहीं जा सकता। मोदी जी को दुनिया के सारे देश जब सम्मानित कर रहे हैं, और आज की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या यूपी की सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो अगर आस्था के पीछे, आस्था के साथ में खड़ी है डट के, तो इसमें बुरी बात क्या है? वहां से दायित्व निभा रहे हैं। साहू जी साहब, हिंदुत्व के मूवमेंट वहां से चलने वाला है, बहुत बड़ा मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? साहू जी साहब वहां से फोटो बड़े लगाते हैं ना, वो भगवान से बड़े बड़े फोटो, भगवान तो दिख अरे नहीं साहब, फोटो की बात क्या कर रहे हैं? मोदी और योगी के फोटो दिख रहा है जरा ढोने साहब, मुझे पूरी राजनीति 70 साल से जो चल रही है ना भारत में, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। 71 से लेकर, नहीं सुनिए 84 में इंदिरा जी की जब निर्मम हत्या हुई थी, उसके साथ 3 दिन डेड बॉडी दिखाकर वोटिंग को सामने गए। तुमको शर्म नहीं आई कांग्रेस वालों को? क्या बात, जब तुमको मालूम है, जब तुमको उन्होंने देश के लिए बलिदान किया था, अखबार का इश्तिहार, नहीं सुनिए देश के लिए बलिदान किया था आप जब उस समय के अखबार निकालो, अखबार में इश्तिहार देने का, अखबार में जाहिरात देने का, अखबार में एडवर्टाइज करने का जो जिसने शुरू किया, पहले बार किसने बड़े बड़े पन्ने पे एडवर्टाइज शुरू किया? भाजपा ने नहीं शुरू किया। बड़े फोटो आपके क्यों? आप भगवान बड़े से बड़े फोटो के साथ एक मिनट, आप पूरी बात सुनना चाहिए। मुझे क्या कहना है, ये अखबार में इश्तिहार देने का जो नींव रखा, किसने शुरुआत की पहले राजनीति में? आप भारत के सब अखबारों का इतिहास देखो, एडवर्टाइज का इतिहास देखो, राजनीतिक दलों का इतिहास देखो, और फिर चर्चा करो। नहीं ऐसा है डॉक्टर ढोले सत्ता में है। नहीं सुनिए पूरी बात बताइए ना। अखबार निकालते हैं, अखबार में इश्तिहार देने का, अखबार का मिसयूज करने का, ये जो पूरा काम है ना, ये कांग्रेस वालों ने 50 साल किया है।
आप एडवर्टाइज की बात करते हो। सर 84 में 1984 में बड़े बड़े इश्तिहार लगे थे। नंदा साहब थे जिन्होंने वो पूरी कैंपेन डिजाइन करी थी, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और उसमें यह था कि द बॉर्डर में कम टू योर हाउस, सीमा जो है आपके घर तक आ गई है। आपका टैक्सी ड्राइवर अगर पगड़ी पहनता है तो आपको डर क्यों लगता है? ये सब चीजें थी सर उसमें। तो मतलब सर प्लीज लेट्स बी वेरी क्लियर, मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि द रेस्ट ऑफ देम वर इन सच बैड टेस्ट, लेकिन आपको 430 सीट मिल गई। लेकिन अशोक यादव जी कुछ बोलना चाह रहे थे। एक सेकंड सर, देखिए सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वन सेकंड अशोक यादव जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं अशोक बस यादव यही जी इस वक्त इनको- आजमगढ़ से हैं, बोलिए सर प्लीज। मैं वही रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था अपने भाजपा के साथी को कि उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुत साख बढ़ गई मोदी जी के आने के बाद। आप देखिए, अगर हम अपने जिले में खड़े होकर कहें कि हम सबसे बड़े टॉपर हैं, हम सबसे बड़े टॉपर हैं, हमारे कहने से हम टॉपर नहीं होंगे। अगर हमें टॉपर बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, हमारी रेटिंग अगर टॉपर की होगी तभी हम टॉपर होंगे। आज चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स देख लीजिए, जितनी भी इंटरनेशनल रेटिंग वाली संस्थाएं हैं, हर संस्थाओं की रेटिंग में 2014 के बाद से लगातार गिरावट आ रही भारत की। कहीं किसी रेटिंग में अगर ये बता दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 2014 के बाद से किसी रेटिंग में बढ़े हों। हाँ, जो सेकुलरिज्म, जो इनका जो कम्युनलिज्म की रेटिंग बढ़ी है, इसके अलावा कोई रेटिंग नहीं बढ़ी है। और अभी मान लीजिए ट्रंप जी की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, उसमें मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया गया? आप बताइए। मिलेनिया वहां पे इटली के प्रधानमंत्री को बुलाया गया, तमाम चाइना के राष्ट्रपति जा रहे हैं, शी जिनपिंग जा रहे हैं, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जा रहे हैं। आज अगर इतना भारत की साख रहती, इन्होंने तो हवन पूजन सब करवाया ट्रंप को जिताने में, और आज जो उनकी वीआईपी गेस्ट की लिस्ट में माननीय मोदी जी का नाम क्यों नहीं है? भारत के लिए भी शर्म की विषय है कि आज अगर यूनाइटेड स्टेट अगर वो टेकिंग सेरेमनी में हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन चाइना जा रहा है, उनके राष्ट्रपति का नाम है, मोदी जी की जगह पे कौन जा रहा है? उनके विदेश मंत्री जा रहे हैं मोदी जी को, क्योंकि उनका नाम ही नहीं इसमें है, इस लिस्ट में जो है मतलब अतिथियों की लिस्ट में, गेस्ट की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या विषय है? कितना बड़ा हमारी रेटिंग बढ़ी है? हाँ, एक रेटिंग बढ़ी है जो हमारे ऊपर 55 लाख करोड़ का विदेशी ऋण था। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक 55 लाख करोड़ का विदेशी ऋण था, वो 205 लाख करोड़ के लगभग बढ़ गया। इसमें इन्होंने इजाफा किया हमारे देश के ऊपर। साउदी साहब बोलिए, रिप्लाई कीजिए साउदी साहब। बात ऐसी है, कोरोना के कालावधि में हमारी देश ने जिस तरह से कोरोना के काल का सामना किया, और देश के अंदर और देश के बाहर जिस तरीके से कोरोना का सामना करके जो हमने दुनिया में भारत की जो प्रशंसा हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। सर नकारा नहीं जा सकता। यूपी में प्रेत ऐसे डेड बॉडी ऐसे नदी के किनारे पड़ी हुई थी। अरे ऐसा, अरे नदी के किनारे उनको डेड बॉडी को दफनाने के लिए, जलाने के लिए जगह नहीं थी। क्या बात कर रहे साहब? पूरे दुनिया में मजाक उड़ाया गया भारत का, और राहुल गांधी ने कहा था कि भाई देखो इसमें कुछ केयर लेना चाहिए। आपका प्रॉब्लम वही है। सुने नहीं, राहुल गांधी का नाम लेकर आप अगर प्रतिष्ठा चाहते हैं तो मिलेगा आपको। नहीं क्या राहुल गांधी प्रतिष्ठित आदमी है क्या? अभी नहीं, बिल्कुल प्रतिष्ठित आदमी है, वही ईमानदार आदमी है। वो जब मोदी जी को चोर बोल सकते हैं, राहुल गांधी ईमानदार आदमी है। चोर है सर, तो मोदी जी को इन्वाइट किया गया। नेशनल हेराल्ड में जमानत पे बाहर है, और आप बोलते प्रतिष्ठित आदमी है। वही है। हाँ बिल्कुल है। नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत पे बाहर है, नहीं कुछ आप प्रतिष्ठित आदमी बोलते हो भैया। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस नेशनल हेराल्ड में जमानत पे बाहर है, इतना ध्यान रखो। अरे कुछ नहीं, अरे भैया उनकी खुद की प्रॉपर्टी है वो, उन्होंने कैसे खुद की प्रॉपर्टी हो गई? पूरे खुद की, सब देश में खुद की प्रॉपर्टी हो गई उनकी। संविधान खुद की प्रॉपर्टी, संसद खुद की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट खुद की प्रॉपर्टी। आप है झूठ कितना फैलाते हैं? पूरे रेलवे स्टेशन प्राइवेट प्रॉपर्टी, पूरे एयरपोर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। भैया दोनों हुआ, आप सुनिए। हर्षवर्धन जो थे, नहीं सर सुनिए साहब, एक मिनट। उनके घर वालों के सबके बच्चे उनके नाम पे प्रॉपर्टी है। प्रियंका गांधी की बेटी के नाम पर 6000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उम्र है उसकी 21 की। क्या बात करते हैं आप? उम्र के निकालो प्रियंका गांधी का। क्या बात करते हैं? सोनिया गांधी का, ये अपने प्रियंका गांधी का निकाले, उनके बच्चों के नाम पे है क्या? जिसने देश को लूटा,
उसका समर्थन करते हैं आप लोग। अरे उन्होंने देश को दिया जिसने है भैया, देश को लूटा लूट नहीं कर है। प्रॉपर्टी बनाई, लूट तो रहे जिसने मोदी जी के देश को दोस्त खुद लूट की रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी, नहीं मोदी जी के जिन्होंने दोस्त लूट हमेशा रहे हैं। संविधान को अपमानित किया, और जिन्होंने मोदी हमेशा नाम बाबा के साहब लोगों को अम्बेडकर को लूट रहे हैं। अपमानित किया, जितने हिंदू धर्म को अपमानित किया, जिनने हाँ, हिंदुत्व को अपमानित अमित। किया, देश की अस्मिता को अपमानित किया, उनकी कुछ बात नहीं करते किया, हो ये आप। तो अमित दोनों शाह ने साहब, किया अपमानित। बाबा दोनों साहब महाकुंभ के बाद, महाकुंभ दोनों साहब अपमानित किया। दोनों साहब महाकुंभ के बाद क्या पूरे देश में हिंदुत्व का लहर उमड़ने वाला है? जब बिकॉज़ महाकुंभ हो रही है, के जितने 13 अखाड़ा मिलके बोला कि यहाँ पर सनातन बोर्ड होगा, सनातन बोर्ड होगा। शाही जो शाही स्नान था वो अमृत स्नान हो गया, शाही स्नान जो था वो अमृत स्नान हो गया। वैसे ही पूरे मंदिर का बोर्ड होगा। देने वाले लोग बोलते हैं नहीं अमित शाह का भी नाम बदल दो, वो भी अरे शाह है। वक्फ बोर्ड का वो भी समर्थन करने वाले लोग क्या करेंगे? भैया सनातन का अहमद समर्थन। शाह अब्दाली शाह है, उसमें भी अमित शाह का भी नाम बदल दो ना। शाही मैं क्या स्नान बोल का रहा क्यों हूं? बदल रहे हैं? अमित शाह का भी सुनिए, नाम बदल सुनिए। दो, अमित आप गुजराती वक्फ कर बोर्ड का दो। समर्थन करने वाले हो, आप सनातन बोर्ड के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं सनातन का सुनिए, अभी मैं सनातन की बात आती हूँ। पहले हिंदुत्व की बात करते थे आप लोग, अभी तक हिंदुत्व जब तीसरी बार अरे जीत गए। आप लोगों का नहीं, अभी सुनिए मजबूरन बोलना पड़ रहा है, यही हमारी जीत है। नहीं सुनिए दोनों साहब, जब इसके बाद नहीं सुनिए नहीं आपको तीर्थ अरे क्षेत्र भैया, के बारे में बोलने की हाँ। जरूरत पड़ रही है, यह हमारा विषय भैया, है, इतना ध्यान भैया रखो। सुनिए, लेकिन हम क्या दिल से मानते हैं सनातन धर्म बोर्ड को। अच्छी चीज है? सुनिए नहीं जनाब सनातन ये बोर्ड की बात बताएं, करो सर। दोने साहब, इस सनातन बोर्ड अ गुड आइडिया? आई वांट टू नो। नहीं काय की आइडिया, गुड आइडिया कैसी है सनातन? I want- एक आप बात बताएं ना बोलिए। सर, please। नहीं मैं बोलता हूँ आपको, बोलिए। ये हिंदुत्व की बात करते थे इसके आपको पहले। हम नहीं राम के साथ सुनिए में है, या आपको कहना पड़ रहा है ये हमारी जीत है? ये ध्यान रखो आप। सर, आप जीत गए हैं। पहले से आप महाराष्ट्र में जीत गए हैं। पहले से नहीं थे, पहले से नहीं थे, पहले से पहले से नहीं थे, भैया, पहले से भैया नहीं थे। पहले से हमारे आज ये दिल में आपको था। बोलना Right, पड़ रहा gentlemen, है, thank you. ये हमारी नहीं, मोदी पहले- जी I की think जीत है। this is not going anywhere. अच्छा This सुनिए is really सुनिए, not अभी going मैं anywhere. सनातन की बात करता हूँ। जी सनातन जी की। बोलिए तो please. पहले जी देखिए, ये अभी तक तो हिंदुत्व बोलते थे, अभी जब से तीसरी बार जीत गए तब से इन्होंने सनातन शुरू कर दिया। सनातन का मतलब क्या है? ये सनातन धर्म यानी कौन सा धर्म चाहते थे? कि ये सनातन धर्म वही जिसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो धर्म लाना चाहते हैं आप? सनातन धर्म का मतलब तो वही हम समझते हैं। अधूरा ज्ञान है। नहीं सुनिए सुनिए, आपका ज्ञान नहीं, अधूरा Gentlemen, है। I really need to take an आप opinion अधूरी from चर्चा Ashok मत Yadav करो। जी. नहीं, Sir, नहीं, sir, 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 अगर sir. अगर नहीं, आप ऐसा 4 क्या है? वर्णों कौन सा की चर्चा सनातन करना धर्म? चाहते हैं, और लक्ष्मण सौदी अगर साहब, इसकी चर्चा अलग से लीजिए। लक्ष्मण सौदी साहब, अगर क्या ये आप- इसके बारे हम तो में यही मानते ये- हैं। ये लक्ष्मण वर्णों सौदी को साहब, जातिवाद बनाते हैं, इसको डॉक्टर धोनी, one नहीं, second. इसको सनातन धर्म ये बोलते हैं। अपमानित करते हैं इसको सनातन सनातन को। धर्म बोलते हैं। ये वर्णों ये को इसमें- जातिवाद में लाते हैं, ये वर्णों को लेकिन जातिवाद लक्ष्मण सौदी बनाते हैं। साहब, सनातन बोल रहे हैं। वर्ण और हमारे जात दिल में अलग तो अलग ये है। है। क्या मतलब आप क्या है? जो प्रदीप जी ने अभी वर्णों को पूछा, जातिवाद चाहते बनाते हैं। हो। डॉक्टर धोनी, one second, please. ऐसा नहीं, डॉक्टर धोनी, लक्ष्मण सौदी साहब, nobody can hear you. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा आप जो बोल रहे हैं। के साथ जोड़ते हो। सौजी साहब, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछता हूं लक्ष्मण सौजी साहब, जो सनातन बोर्ड की सलाह दी गई है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? हिंदू धर्म में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए? अभी तक हिंदू धर्म हजारों वर्षों से, बल्कि सर पूरी बात सुन ले, अगर आप सूर्य सिद्धांत पढ़ें और अभी जो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज हुई हैं ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टार्स, जो तारामंडल का विवरण है महाभारत में और रामायण में, उसके हिसाब से तो ये ग्रंथ जो है वो 20 या 25 हजार साल पुराने हैं, उससे भी ज्यादा हैं शायद। तो हजारों वर्षों से हिंदू धर्म यहां पर है, आज तक तो कभी सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आपको लगता है कि अच्छा आइडिया है? सर बोलिए सौजी साहब। मोदी जी और योगी जी और भाजपा और एनडीए ने हमारा राष्ट्र सर्वोपरि एजेंडा है। देश के विकास के खिलाफ कुछ काम हो गए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। जो देश की धारा के लिए, देश की विचारधारा के लिए, देश के विकास के लिए जो कार्यरत है उसको सहयोग मिलेगा। लेकिन देश के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, सनातन बोर्ड गुड आइडिया। आप जब सनातन बोर्ड के बारे में बोल रहे हैं ना, आप सनातन की व्याख्या गलत बताते हो।
आप वर्णों को जातिवाद के साथ जोड़ते हो और आप सनातन सर के वो बारे हो में गया ना चर्चा सर, कर सबने रहे सुन हो। लिया, सुन लिया आप सर, सनातन के बारे में सर चर्चा सबने कर सुन रहे हैं, कैसे लिया। करो? लक्ष्मण साहू जी साहब, शांति आप शांति हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए सर, शांति भारतीय शांति सरकार को, शांति भारतीय सर आज को बदनाम सर आज करने के लिए संक्रांत सनातन वर्ड यूज है। करते हो। अरे लक्ष्मण साहू जी साहब, अपना ब्लड प्रेशर हाई सनातन मत ये कीजिए सम्मान वाला शब्द सर। है। आज मकर संक्रांति है सर, आराम से। क्या? अशोक यादव जी, इज दैट अ गुड आइडिया? क्या मैं- क्या 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 सनातन बोर्ड होना चाहिए वक्फ बोर्ड के मुताबिक? आपको क्या लगता है साहब, अशोक यादव जब जी? वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, हमारा ये कहना है जी। वक्फ बोर्ड जिस सर, तरीके वक्फ से बोर्ड होना anyway is an चाहिए, NGO, सर, वो हमारे मोदी साहब और योगी साहब वही निर्णय करेंगे जो देश के हित में होगा। सर अशोक यादव जी से इसकी पूछ लें, चिंता मत करो। अशोक यादव जी से भी पूछ लें। अशोक यादव जी, क्या हमें भी उस तरफ चलना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस में, रोमन कैथोलिक्स में पोप होता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड में आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी होता है, तो क्या हिंदू धर्म में भी ऐसा होना चाहिए? अशोक यादव जी आप बताएं। साहब, सर एक मिनट, देखिए, साहू जी साहब, हिंदू- यादव जी को बोलने दीजिए ना सर, यादव जी को बोलने दीजिए ना सर, प्लीज। आशिफ जी एक मिनट, जी। बजाज साहब, बात ऐसी है, अभी जो हमारा संविधान का अमृत महोत्सव होने जा रहा है, जी। प्रजासत्ताक का अमृत महोत्सव होने जा रहा है, संविधान के खिलाफ, संविधान को अपमानित करके एक भी बात हिंदुस्तान में अभी होगी नहीं। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा अशोक यादव जी, अब आप बोले। संविधान देखिए, के मैं यही खिलाफ कह रहा कुछ था नहीं होगा कि जी। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में 1983 में जब भाषण दे रहे थे हिंदुत्व के ऊपर, जी। उसमें इन्होंने हिंदुत्व को लेकर के बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है सार्वभौमिक स्वीकार्यता का धर्म है, जो जी। सबको समाहित करने वाला धर्म है। जी। लेकिन जो भाजपा का हिंदुत्व है, ये क्या सिखाता है हमें? ये नफरत सिखाता है। ये हिंदुत्व हमें सिखाता है हमारी जो अनेकता में एकता, जो हमारी संस्कृति रही है, उसका दुश्मन है भाजपा का हिंदुत्व। हमारा हिंदुत्व ऐसा नहीं है। हमारा हिंदुत्व जो देश का हिंदुत्व है, और जो देश की जनता जिस हिंदुत्व को जानती है, वो स्वामी विवेकानंद वाला हिंदुत्व है। ये अरे मोदी जी और योगी जी वाला हिंदुत्व नहीं It is है। absolutely- दर्शकों की जानकारी के लिए, स्वामी विवेकानंद said at the Parliament of Religions in Chicago, Hinduism is the only religion in the world which believes all religions to be true. We believe in all religions. We give respect to all religions. That's what Swami Vivekananda said. फिलहाल it's been a very lovely discussion, very energetic and passionate discussion. Thank you, gentlemen. आज मकर संक्रांत है। मैं उम्मीद करता हूँ सबका साल खुशियों से भरा हो। मैं दोनों प्रवक्ताओं का मैं बहुत आभार व्यक्त जी, करता हूँ जी। कि उन्होंने राम और विवेकानंद जी को आचरण करने के लिए शुरुआत की है। क्या बात है। बहुत धन्यवाद। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू सर। जय सिया राम, जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर धन्यवाद। महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव, थैंक यू सर, थैंक यू जय वेरी मच। श्री राम। जय सिया राम, थैंक यू। That was a wonderful discussion, Pradeep ji. Do you want to say? Fantastic. Except the only thing is that I don't know why people want to. I'm in such a hurry to get away. You know, Ashok Yadav ji, Dr. Dhone. For the first time, I saw Dr. Dhone. Suji off Not really, you know, till the end. Yes. pressing his point, so to speak. But all the same, शायद उनको भी नमाज के लिए जाना हो, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन फिलहाल आप सबको एक बार फिर मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से। आप सबको बिहू की, पोंगल की और बाकी जितने भी त्यौहार हैं आज, अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये त्यौहार जो है सबके लिए खुशहाली लाए, अंडरस्टैंडिंग लाए। हर शख्स जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, यानी हम लोग एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। ये सबसे बड़ी बात है। The sun enters Makar, the sun enters Capricorn. Capricorn, sir. A new beginning, and everybody in this country and the world. That's right. So when Jupiter is in Taurus and Sun is in Capricorn, the Mahakumbh is in Prayagraj. Yes. And when they say when Jupiter is in Leo and Sun is in Capricorn, at that time the Mahakumbh is in Hardwar. ये कहा जाता है। That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप चैनल को भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लें। The fastest growing channel. Please do subscribe to the channel. It is the fastest growing channel according to your YouTube. और आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के समर्थन की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी तरह अपना प्यार, समर्थन और सम्मान देते रहें। और साथ में आपको कुछ भी कहना हो, कोई भी कमेंट्स लिखने हो, whatever comments you want to make, please do send me your comments. आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार,
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।